स्वागत है SGS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मृदाओं वाला, यानी कि मिट्टी से संबंधित जिस सेक्शन को हम पिछले 4-5 लेक्चर से पढ़ रहे थे, और आपके MPPSC के 2020 के सिलेबस में जितना भी कुछ मेंशन किया गया है मिट्टियों के संबंध में, उन सभी टॉपिक्स को लगभग हमने कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों, उसी में आज का ये लास्ट टॉपिक है जो मिट्टियों से संबंधित है। देखिए, हम लोगों ने मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन के संबंध में सब कुछ डिस्कस कर लिया था, राइट। सॉइल इरोजन कंप्लीटली हमने डिस्कस कर लिया था। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है ये जो बचे हुए 4 सेक्शन, यानी कि घटती हुई उर्वरता, मरुस्थलीकरण, जल जमाव और लवणीयता एवं क्षारीयता के कारण जो मृदा की समस्या उत्पन्न हुई है, उसके संबंध में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इन सभी का प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। जितना आपने पिछला पढ़ लिया है उसे रिवाइज करते जाइए, राइट। इस समय का सदुपयोग करते चलिए, रिवीजन मॉड्यूल को अपने बनाते रहिए, पढ़ाई बेहतरीन करते रहिए। ओके, सो दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, ये मैंने ग्रुप में भी आपको शेयर किया है और आप इसका भी स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ये जो बेसिक सेक्शन है आप देख रहे हैं सामने, ठीक है। ये बेसिक सेक्शन जो आपको परपेंडिकुलर लाइंस दिख रही हैं पूरी लंबवत, ये जितनी लाइन दिख रही है, इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे रीजन में दरअसल दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये पूरा रीजन जल भराव की समस्या से ग्रसित रीजन है। ठीक है, फिर आपको इधर पर कुछ रीजन हरियाणा का, ठीक है, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ये पूरे रीजन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लवणीयता और क्षारीयता की विशेष समस्या है। अधिक कृषि होने के कारण पंजाब का भी कुछ रीजन जहाँ पर मिट्टी के सतह पर सफ़ेद परत जम जाती है। ठीक है, आपने रेह और कल्हर के बारे में भी सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हमने ऑलरेडी किया है। फिर आपको यहाँ पर रन ऑफ कक्ष देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रन ऑफ कक्ष। ठीक है, हाल ही में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ मनाने गए थे, तो इसका बहुत विशेष महत्व है। गुजरात टूरिज़्म ने इस पूरे रीजन के जो स्वरूप को उपयोग किया है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। तो हम मिट्टियों के संबंध में जानकारी लेंगे कि आखिर ये यहाँ पर क्या समस्या है और क्यों ये रीजन महत्वपूर्ण हो जाता है, और इनकी समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं कुछ उपायों को अगर हम अपना लेते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे घटती मृदा उर्वरता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्तमान की समस्या है। ठीक है, देखिए, मैंने आपको एक बताया था कि भारत सरकार ने हाल ही में सॉइल टेस्टिंग के लिए एक पूरा कैंपेन चलाया था। भारत सरकार ने ये प्रयास किया था कि अगर कोई किसान चाहता है तो वो अपनी मिट्टी का, मृदा का परीक्षण करवा सकता है। उस परीक्षण के आधार पर आप ये तय कर पाएंगे कि आपकी मिट्टी का क्या व्यावहारिक गुण है, और उस गुण के आधार पर ही आपको कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए, किस प्रकार की कृषि करनी चाहिए, ताकि लाभ भी हो सके और आपका जो एक नेचुरल साइकिल है मिट्टी का, यानी कि मिट्टी भी स्वस्थ रह सके, इसकी पूरी जानकारी आपको सॉइल टेस्टिंग से मिल जाती है। तो मृदा की घटती उर्वरता के संबंध में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं यहाँ पर। देखिए, भारतीय कृषि भूमि का सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा से बहुफसल पद्धति प्रचलित रही है। ठीक है, यहाँ पे किसान जो हैं वो बहुफसल पद्धति को अनुसरण करते चले आ रहे हैं। इसके कारण होता क्या है दोस्तों कि इस बहुफसल पद्धति के अनुसरण से प्राकृतिक उर्वरता मिट्टी की तेजी से घटती है। ठीक है, आपने पहले जब बारिश हुई तो आपने धान बोया, उसके बाद धान कटाई हुई, उसके बाद तुरंत बाद ही क्या बो दिया गया, गेहूं बो दिया गया, तो मिट्टी को समय नहीं मिला। कुछ लोग जायद की फसल भी उसी बीच में बो देते हैं। तो मिट्टी को विशेषता, ठीक है, आप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ विशेष प्रकार के फर्टिलाइज़र भी यूज कर रहे हैं ताकि आपको प्रोडक्शन भी मिल रहा है, लेकिन जो प्राकृतिक उर्वरता है मिट्टी की वो तेज़ी से घट रही है, और जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा मृदा की घटती उर्वरता की शिकायतें आम हो चुकी हैं। समय समय पर यह शिकायतें आपको इन पूरे रीजन से देखने को मिल रही है। देखिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर आप इसे सम करेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ रीजन है, और यहाँ पर
कि जो यहाँ की जो खेती है, यहाँ की जो किसानी है, ये भारत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और यहाँ पर ये प्रायः देखा गया है कि यहाँ पर इस पुरानी पद्धति के कारण जो मिट्टी का नेचुरल गुण है वो कम होता चला जा रहा है, उर्वरता मिट्टी की कम होती जा रही है। इन क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार किसान द्वारा पिछले वर्ष के उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर अधिक व्यय किया जाता है, फर्टिलाइजर यूज किया जाता है ताकि अधिक उत्पादन हो सके। अब सत्य तो यह है कि वैज्ञानिक फसल चक्र जिसमें गेहूं और चावल की खेती के बीच कुछ फासला होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूएशन में ये प्रसी नहीं हो सकती। अगर करना भी है तो आप क्या कर सकते हैं, गेहूं की खेती के तुरंत बाद ही चावल की खेती ना करके, बल्कि कुछ अगर आप तिलहन या दलहन फसलों की खेती करते हैं तो वो उसके लिए मिट्टी की नेचुरल उर्वरता को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, ठीक है। ये अगर आप दशकों से यहाँ पर अवैज्ञानिक फसल पद्धति को अपनाया गया है, जिसमें हो क्या रहा है दोस्तों कि चावल की खेती के बाद या गेहूं की खेती के बाद तुरंत चावल की खेती, या चावल की खेती के बाद तुरंत गेहूं की खेती की जा रही है। इस पुनरावृत्तिकरण मैदानी क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता में बहुत कमी आई है, ठीक है, ये विशेष रीज़न है। अब देखिए वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर एक फसल के बाद भूमि में दलहन फसलों की अगर खेती की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, प्लीज़ अगर इसका रीज़न आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि क्यों दलहन फसल की खेती करने के लिए वैज्ञानिक अपना सुझाव देते हैं अगर इस मृदा की उर्वरता को बढ़ाना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हालांकि मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया है इसे प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, दलहन की फसल को करते हैं, दलहन की फसल अगर होती है तो हम मृदा उर्वरता का संवर्धन काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न हो गया घटती उर्वरता और उसको रोकने के प्रयास। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जल जमाव, वाटर लॉगिंग। ये बड़ी समस्या है और मैं अभी आपको इमेज में दिखाऊंगा कि शुरुआत में हमने देखा भी है उसको कि एक बड़े सेक्शन में भारत के ये समस्या ग्रसित है। इसमें हो क्या रहा है दोस्तों कि जब पानी से डूबा होगा कोई खेत या कोई पौधा किसी खेत में लगा हुआ, तो उसमें क्या होगा, तो मृदा रंध्र जो होते हैं, जो छिद्र होते हैं, जहाँ से दरअसल आप कह सकते हैं मिट्टी में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन अंदर तक जाती है, इसकी आवश्यकता होती है दरअसल, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, वो संतृप्त हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं। मतलब सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, अगर टेक्निकल टर्म में देखें सैचुरेशन का मतलब, तो वट एवर द इनपुट आउटपुट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टर्म में जिसे कहेंगे सैचुरेशन, की अगर आप एक समय के बाद इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट कांस्टेंट हो जाता है, आउटपुट नहीं मिलता है। तो मिट्टी के जो जड़ें होती हैं, फसलों की जो जड़ें होती हैं, उनमें जो छिद्र होते हैं जो दरअसल अवशोषित करते हैं, उनका अवशोषण खत्म हो जाता है, वो अवशोषण नहीं कर पाती, सैचुरेट हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों दरअसल कि अचानक से जो मिट्टी में, मृदा में हवा का जो समान चक्र होता है, ठीक है, वो बाधित हो जाता है, ठीक है। इस चक्र को मेंटेन करते हैं पौधे, और अगर ये सैचुरेट हो जाते हैं, वो इनपुट को ग्रहण नहीं करते, तो इसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा मिट्टी में क्या होती है, घटने लगती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ने लगती है। अब इससे, इस समस्या के कारण भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र, वर्तमान में भारत में ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां अपवाह की अनुपयुक्तता के कारण, मतलब अपवाह प्रॉपर नहीं है, जल भराव की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। एक सरल सा एग्जांपल लीजिए दोस्तों कि अगर आप एक गमला लीजिए और गमले में आपने देखा होगा कि गमले में हम नीचे होल करते हैं, ठीक। अगर गमले में होल न कीजिए और मिट्टी को एक पौधा लगाइए और उसमें पानी भर दीजिए और पानी भर दीजिए और पानी भर दीजिए, उसका पानी जितना वो पीना चाहेगा पी सकेगा, उसके बाद दोस्तों वो पीना बंद कर देगा, पानी की, पौधे की जो जड़ें होंगी वो पानी पीना बंद कर देंगी। अब उस अतिरिक्त वातर को, पानी को बहने के लिए आपके पास कुछ माध्यम होना चाहिए, अगर आपने नहीं रखा है तो क्या होगा दोस्तों, पौधा धीरे धीरे गलने लगेगा और सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। बस यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिए इसको, ठीक। तो देखिए जल भराव के जो प्रमुख कारण है, ऐसा हो क्यों जाता है, किसी क्षेत्र में नहरों से, नहर जो है कच्ची नहर है, वहाँ से जल का रिसाव होता है, इस कारण से कहीं पर मेढ़ है चारों तरफ खेत के, पानी भर गया है, अत्यधिक बारिश हो गई है, ठीक है, आपने
दरअसल अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी कुछ मेढ़ की रीज़न, आपको मेढ़ का कुछ कहानी आपको याद आ रहा होगा। तो दरअसल जल निकासी की व्यवस्था के लिए आपको प्रॉपर एक अरेंजमेंट करना चाहिए, प्राकृतिक निकास से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और समुद्री डेल्टा चक्र में अगर बदलाव हो जाए तब भी ये समस्या होती है। समुद्री डेल्टा चक्र का मतलब वही है दोस्तों, हाइटेट्स दरअसल हैवी बॉडीज़ की मूवमेंट के कारण आते हैं, ठीक है। मतलब जब चंद्रमा बड़ा होता है तब अगर समुद्र के आसपास हैं आप, किसी कोस्ट लाइन एरियाज में हैं आप, समुद्र में हैं, तो वहाँ पर आपको ये एडवाइस दी जाएगी दोस्तों कि दरअसल अगर आप विवेकानंद रॉक घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आपको शाम को 4 बजे तक अलाउ रहता है। शाम को 4 बजे के बाद आप विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी में आप नहीं इंटर कर सकते। कारण क्या होता है, हाइटेट्स बहुत तेज हो जाते हैं, ज्वार भाटे बहुत तेज हो जाते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर इस रीजन में ये बहुत फ्रिक्वेंट आने लगे तो जो डेल्टा क्षेत्र हैं, जो समुद्र के डेल्टा क्षेत्र हैं, वहाँ पर उन स्थानों पर भी पानी पहुँचने लगेगा जहाँ पर कभी कभार पानी पहुंचता है। तो जल भराव की स्थिति कंटिन्यूसली, पानी पहुंचता है, पानी सूख जाता है, अगर वो पानी फिर से अगर एक रीजन, एक समय के अंतराल में ना मानते हुए कंटिन्यूसली आने लगे तो वो पानी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्तों, भरा रहेगा। और उस भरे पानी के कारण जो समस्या हमने डिस्कस की है कि CO2 की मात्रा बढ़ने लगेगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी, और जिसके कारण पेड़ पौधे जो हैं वो सांस लेना बंद कर देंगे और धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, जो उस पूरे रीजन की जो वनस्पति है या खेत हैं, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो जाएंगी, ठीक है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा। तटवर्ती क्षेत्रों में टर्की को हटा दीजिएगा, थोड़ा सा मिसमैच है ये। तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवर्ती लहरों द्वारा सागरी बाढ़ आ जाना, वही जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर जो दरअसल बहता हुआ जल है उसके प्रबंधन के लिए भी थोड़ा सा इसे देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो ये निकास नहरों के तट पर गलत तरीके से की जाने वाली खेती, ये भी एक रीज़न है जिसके कारण दरअसल आप जल भराव की स्थिति से प्रभावित होते हैं। अब दोस्तों इसका प्रभाव क्या होता है अगर जल भर रहा है कहीं पर, ये पॉइंट से कुछ नोट कर लीजिएगा। बेसिकली 5 पॉइंट आप लिख लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो अब प्रभाव देखिए कि जल जमाव के कारण क्या हो रहा है। देखिए इंदिरा गांधी नहर आपने सुना होगा, राजस्थान के कुछ भाग में है, पंजाब में कई सारे नहर हैं वहाँ पे तटीय क्षेत्रों में, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश की राज्य में भी है। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जल भराव के कारण कृषिगत भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ पे आप कृषि कर सकते थे वहाँ पे पानी भर गया है और पानी निकल नहीं रहा है, जिसके कारण वो क्षेत्र हमारे लिए उपयोगी नहीं रहा, हम वहाँ पे खेती नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो जल जमाव की या जल भराव की समस्या से ग्रस्त है। अब दोस्तों सुझाव क्या है, कैसे इसे ठीक किया सकता है, आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा सकता है कि जल भराव या वाटर लॉगिंग है क्या, इसके प्रभाव और सुझाव समझाइए, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो सुझाव क्या है कि अपवाह तंत्र की उपयुक्त व्यवस्था और रिसाव को कम करने के लिए नहरों में लाइनिंग यानी कि अस्त्रकरण यानी कि पक्की नहर बननी चाहिए, नहरों के रिसाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ऐसे क्षेत्रों से नहर निकालने से पहले उस पूरे का अगर हम परीक्षण कर लें और परीक्षण करने के बाद पक्की नहरों का निर्माण करें दोस्तों, तो हम बहुत हद तक इस समस्या से बच सकते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र को इस समस्या से बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसे बिल्कुल प्रॉपर इसी तरह से आप नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, लवणीयता या क्षारीयता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी एक समस्या है। तो मृदा में यह समस्या उन सभी क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा, हालांकि मैंने इसको डिस्कस किया है। अब वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है लेकिन वाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा है। क्यों वाष्पीकरण क्यों होता है दोस्तों, जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पानी के स्रोत हैं, लेकिन उसका जो एक मानसून इफेक्ट है वहाँ पे मानसून कुछ इस तरह से है दोस्तों कि वहाँ पे बस्टिंग ऑफ मानसून नहीं हो पा रहा है, कुछ विशेष रीजन से बादल तो बन रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, ह्यूमिडिटी में मौजूद है हर समय। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, कैपिलरी एक्शन जो होती है दोस्तों, केशिका क्रिया जो होती है, मृदा में विद्यमान सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के जो कण होते हैं, कैल्शियम के जो कण होते हैं, मैग्नीशियम के जो कण होते हैं, उन्हें पानी
के द्वारा जब आप बहुत पानी देते हैं, एक गमला लीजिए दोस्तों, उसमें कंटिन्यूसली बारिश होते पानी होने मतलब पानी डालते रहिए, आप देखिएगा जो मिट्टी का जो अपर सरफेस है वो वाइट हो जाएगा। क्यों? जब आप बहुत पानी डालते हैं तो पानी पहले नीचे जड़ों तक जाता है, जड़ को जितना पानी लेना है वो ले लेता है। उसके बाद जब सूर्य मौजूद होता है और वो अवशोषण की प्रक्रिया शुरू करता है दोस्तों, तो पानी बहुत डेप्थ से खींचना शुरू होता है और वो पानी के साथ साथ नमक के कण भी मिट्टी की सतह के ऊपर आ जाते हैं। अब नमक के कण कुछ वाष्पीकृत होते हैं, कुछ वाष्पीकृत नहीं होते, तो जो नहीं होते वो उस सरफेस पर ऊपर चादर की जैसे बिछ जाते हैं। अब इससे होता क्या है दोस्तों कि मृदा में ये जो बेसिकली ये जो मटेरियल्स हैं, या सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये ऊपरी सतह पर एक सफ़ेद परत के रूप में बिछ जाते हैं और इस प्रकार लवणीय और क्षारीय मृदा कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त होती है। क्यों दोस्तों? आपने देखा होगा कि जब भी हम खेती करते हैं तो उसके पहले खेत की जुताई इसलिए करते हैं, क्यों? हम सरफेस पर नहीं बोना चाहते, हम मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर देना चाहते हैं, ताकि मिट्टी में ये जो मिट्टी में जो इसके पहले जो फसल हुई है, उस फसल के बाद जो इन सारी चीज़ों का जमाव हो चुका है वो जमाव ना हो। अब ये इन क्षेत्रों में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती, लेकिन वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। इसे बहुत याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि जो लवणीयता और क्षारीयता से ग्रसित जो क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक से टेम्परेचर रीजन में है जहाँ पर सूर्य बहुत तेज होता है, तीव्र होता है, और वहाँ पर पानी मिट्टी में पहुँच रहा है नहरों के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, ना कि वर्षा के माध्यम से। इसे याद रखिएगा, ठीक है? आपने रेह और कल्हर के बारे में पढ़ा होगा, मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बताया है, ठीक है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये पूरे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? एक अनुमान के हिसाब से 80 लाख हेक्टेयर भूमि जो भारत की है, जो भारत की कुल क्षेत्रफल का 2.4% एरिया है जो इस समस्या से ग्रसित है, ठीक है? भारत सरकार को करने क्या चाहिए? इन क्षेत्रों में कृषि कार्यों की उपयोगी बनाते हुए एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता है। अब ये रणनीति देखने लायक है कि आखिर ये रणनीति किस तरह से कारगर होगी, भारत सरकार इसे किस तरह से इस समस्या से निजात दिला सकती है किसानों को, ठीक है? अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मरुस्थलीकरण। देखिए, किसी मरुस्थल के आसपास का जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र बन चुका है, लेकिन उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी अगर मरुस्थलीय बन जाए तो इसे कहा जाएगा दरअसल मरुस्थलीकरण, ठीक है? राइट? डीजर्ट में अगर कोई क्षेत्र जो डीजर्ट नहीं था वो धीरे धीरे डीजर्ट में बदल जाए, इसे कहा जाएगा मरुस्थलीकरण। तो किसी मरुस्थल के आसपास का गैर मरुस्थलीय मार्गों में, ठीक है, गैर मरुस्थलीय मार्गों में मरुस्थल के विस्तार को क्या कहा जाता है? मरुस्थलीकरण कहा जाता है। राजस्थान के थार मरुस्थल के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, पड़ोसी राज्यों में भी कई भागों में इसकी समस्या विद्यमान है। मतलब वो राज्य भी क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित होते चले जा रहे हैं। अब मरुस्थल की सीमाओं पर हवा की दिशा के लंबवत घने पत्ते वाले और लंबे वृक्ष को अगर हम लगा पाएं, और लगा भी रहे हैं, अगर ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज वर्तमान में ऐसे पौधे, ऐसी वनस्पति मौजूद है जो इन मरुस्थलीय एरिया में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी बहुत आसानी से हो सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों कि हम लोग भी बहुत सारे पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पानी देने वाला कोई नहीं है और ऐसी प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि पौधे को लगने की लगभग 14 दिन की अवधि चाहिए होती है। उसके बाद अगर वो जिंदा रहा आता है तो उसके बाद दोस्तों वो अपनी नेचुरल प्रोसेस से अपनी जड़ों तक पानी पहुँचा लेता है, ठीक है? मैं कुछ ऐसे वृक्षों की महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ जो ऐसा कर पाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों एक पूसा हाइड्रोजन नाम का एक खाद कह लीजिए या एक मटेरियल आता है, उससे पौधों की जड़ों में एक चुटकी डाला जाता है, जिससे क्या करता है दोस्तों, वो पौधों की जड़ों में के पास में जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो उसके पास में एक दरअसल एक जेली टाइप का फॉर्म कर लेता है। आसपास का जितना पानी गया है उसको खींच के पौधों की जड़ों में तक पास ला देता है। अब पौधे जब तक अपने आप को स्टैंड कर पाते हैं उस इन्वायरमेंट में, जैसे आप कहीं से पौधा ले जा करके कहीं और लगा रहे हैं, तो उस बीच का जो समय होता है, लगाने के बाद का जो समय होता है, जो डाइंग रेट होता है पौधों के मरने का या पौधों के समाप्त होने का, वो रेट बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उपयुक्त मात्रा में
एक नमी मिलती रहती है उस पूसा हाइड्रोजन के कारण। तो दोस्तों वर्तमान में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मरुस्थल में भी ऐसे पौधे, ऐसे वनस्पति मौजूद हैं जिन्हें लगा करके आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं। तो वृक्ष को लगा सकते हैं वहाँ पर, और वर्तमान में जो साइंटिस्टों ने डेवलप की है वनस्पति, एक विशेष प्रकार की वनस्पतियों को अगर हम वहाँ पर लगाते हैं, और दरअसल सरकार लगा भी रही है, बहुत ज़्यादा लोगों में अब अवेयरनेस है इन सभी क्षेत्रों में, ताकि बहुत बड़ा एरिया हमारा डिजर्ट होने से बच जाए। तो ये भी एक समस्या है कि मृदा में क्या हो रहा है, मृदा या बहुत बड़ा क्षेत्र भारत का मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, ये है, मैंने आपको जल भराव का बताया, ये पूरा रीजन जल भराव का था, ठीक है, ये पूरा रीजन जल भराव का है। फिर यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस पूरे रीजन में सिंचाई बहुत अच्छी होती है, सिंचाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन वर्षा बहुत अच्छी नहीं होती। सिंचाई क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर नहरें हैं, ठीक है। तो सिंचाई होती है, बहुत ज़्यादा पानी पहुँचता है, पानी में साल्ट भी है, साल्ट पहले नीचे जाता है, फिर कैपिलरी एक्शन से सतह पर आता है और फैल जाता है, जिसके कारण मृदा प्रभावित होती है। फिर इस रीजन में हमने डिस्कस किया है ये दोस्तों कि नमक के मैदान इस पूरे रीजन में पाए जाते हैं, और आपने दरअसल रन ऑफ कच्छ सुना ही होगा, ठीक है, और आपने ये सुना ही होगा, कुछ दिन तो गुजारी गुजरात में, तो उसमें आपने इस ऐड को देखा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू सॉइल। हमने सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे डिस्कस किया है। आई होप आपने प्रॉपर नोट्स बनाई होगी। दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाइए, इसे बार बार रिवाइज करिए, इसके बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना याद रखिएगा। जितना चीज़ मैंने मेंशन किया है आपके लिए, जितने भी पॉइंट्स थे जो आपके पेपर में बेसिकली मेंशन है, उन सभी पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भारत के मिनरल्स, और भारत के मिनरल्स के बाद दोस्तों हम मध्य प्रदेश के मिनरल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा प्रयास मेरा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा है तब भी दोस्तों आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, पढ़ाई करते चलिए, अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ब्रेक मत लगाइए। ये समय है जहाँ पर आपको कंसंट्रेट करना होगा अपनी पढ़ाई पर, ताकि एक अच्छा रिजल्ट आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो उसमें हो सके। सो आई होप दोस्तों हमारा नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। और जब तक लॉकडाउन है तब तक लॉकडाउन का प्रॉपर पालन कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, कोरोना वायरस से, संक्रमण से हर तरीके से सुरक्षित रहिए। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।